हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10वीं का तीसरे अध्याय मुद्रा और साख का जो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला वीडियो सेक्शन शुरू किया था उसका दूसरा भाग आज देखेंगे। और इसका जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। और कुछ और सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने चुने हैं जो मैं सोचता हूं कि आपको बता देना चाहिए, तो इसको आप ध्यान से देखें, ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और आप भी कोशिश कीजिए कि इसी तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप खुद से बनाइए, क्योंकि आपके जो अभी जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें 1 मार्क का जो क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स अगर आप इतने इजी क्वेश्चन सबसे अगर आप लाते हैं, ले आते हैं, तो आप आसानी से पास करेंगे और अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो आप मेहनत करिए, और मेरा जो बताया गया ट्रिक है कि कैसे कैसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे उसको भी आप जरूर अपनाएंगे। इसके लिए क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने के लिए आपको पूरा लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ना होगा, जो चैप्टर है उसको पूरा पढ़ना होगा, उसमें से कोई एक टॉपिक उठा लेना है और आप अपने मर्जी से ऑप्शन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उसको देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने हैं, और उसका उत्तर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पसंद आएगा तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो मैंने लिखा है वो है, मुद्रा के माध्यम से विनिमय प्रणाली को कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा के माध्यम से जो विनिमय होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। पहले क्या होता है, विनिमय यानी कि वस्तु का आदान प्रदान या किसी वस्तु का लेन देन जो होता है उसको विनिमय कहते हैं। तो यहाँ पर बताया, कुछ पूछा गया है कि मुद्रा के माध्यम से जब हम विनिमय करेंगे उसको कौन सा विनिमय कहा जाएगा। तो उसका उत्तर क्या हो सकता है, मुद्रा विनिमय प्रणाली होगा, या वस्तु विनिमय प्रणाली होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन मैंने खुद से डाले, तो आप देख सकते हैं कितना इजी है। आप अपने से कुछ भी ऑप्शन बना सकते हैं। तो पहला जो इसका उत्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुद्रा के माध्यम से विनिमय, यानी सिंपल है, मुद्रा विनिमय प्रणाली। ठीक है, दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका उपयोग नहीं होता है, जैसे कि वस्तु, मुद्रा, चावल, जूता। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, पुराने जमाने में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग क्या करते थे, वस्तुओं के आदान प्रदान से अपना रोजमर्रा की जिंदगी को वो चलाते थे। ठीक है, तो जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो वस्तु का प्रयोग बंद हो गया, है ना। अब लोग वस्तु से आदान प्रदान बहुत कम करते हैं, मुद्रा को ही ज्यादा पसंद करते हैं लेन देन के लिए। तो जब ये आ गया है मुद्रा, तब किसका प्रयोग होगा, मुद्रा का प्रयोग होगा, और वस्तुओं का प्रयोग नहीं होगा। ये वस्तु भी नहीं होगा, चावल भी नहीं होगा, जूता भी नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, मुद्रा का प्रयोग होगा। तो यहाँ नहीं बोल रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका उपयोग नहीं होता है, तो मुद्रा का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि मुद्रा का प्रयोग वस्तु विनिमय प्रणाली को बहुत कम कर दिया, या ना के बराबर कर दिया। ठीक है, अब लोग घर में ही, घर पड़ोसी से कुछ लेन देन करना होता है तो कुछ लेन देन हो जाता है वस्तु से, लेकिन अब देखा जाए बाजार में ये चीज बिल्कुल बंद हो चुका है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, ऐसी संपत्ति को क्या कहते हैं जिसका मालिक कर्जदार होता है। ठीक है, तो ऐसी संपत्ति को क्या कहेंगे जो मालिक कर्जदार होता है। कहने का अर्थ है, जैसे कि मैंने लोन लिया है, ठीक है, तो मैं किसका कर्जदार हूं। ठीक है, तो यहां देखिए, समर्थक ऋणाधार, समर्थक कर्जदार, समर्थन प्राप्त करना, इनमें से सभी क्या होना चाहिए, इसका उत्तर होगा समर्थक ऋणाधार।
समर्थक ऋणाधार किसे कहते हैं? जब हम लोन लेने के लिए कुछ अपना जो संपत्ति होता है उनके पास गिरवी रखते हैं, वही समर्थक ऋणाधार होता है। या लोन लेने के लिए हम कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो भी समर्थक ऋणाधार है। ठीक है, अपना कुछ संपत्ति अगला जो हमें उधारदाता होता है उसे हम लोग देते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, कि अगर उसने पैसा दिया कोई लेके ना भाग जाए या उसका पैसा ना डुबा दे। तो इसलिए जो उधार देने वाले लोग होते हैं, कर्जदार जो कर्ज देने वाले लोग होते हैं, वो लेते हैं गिरवी या फिर डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो वही समर्थक ऋणाधार कहलाता है। ठीक है, तो हम उसी के कर्जदार होते हैं। ठीक है, बैंक की आय का प्रमुख साधन क्या है? बैंक की आय का प्रमुख साधन क्या हो सकता है? ऋण, ब्याज, मुद्रा, साख, उपरोक्त आदि। यहाँ पर लग रहा है सभी उत्तर होना चाहिए, लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पर देखिएगा, ऋण, ब्याज, मुद्रा। ठीक है, तो बैंक जो कमाई प्राप्त करता है, कैसे? आपने बुक में देखा होगा कि बैंक क्या करता है। जैसे ये बैंक है ना, तो बैंक में जमाकर्ता लोग पैसा जमा करते हैं, और ये बैंक जो है ये कर्जदार लोगों को पैसा देता है। ठीक है, और इसके बदले में ये कर्जदार जो है यहाँ पर बैंक को ब्याज देता है, जो कि ज्यादा होता है, और बैंक भी जमाकर्ता को भी पैसा लौटाता है। ये जमाकर्ता है, डिपॉजिटर है, और ये कर्जदार है, डेब्टर है, ये लोन लेने वाला कर्जदार, ये है कर्जदार। ठीक, कर्ज लेने वाला। तो ये इससे जो ब्याज देता है, मान लीजिए 15% दे रहा है, ठीक है, लेकिन बैंक इसे कितना लौटाता है? बैंक जो पैसा लेता है इसको मुश्किल 3 या 4% ही देता है। ठीक है, एफडी में ज्यादा देता है, लेकिन मुख्यतः 3-4% ही होता है। तो यहाँ पर देखिए बैंक को कितना फायदा है, 11% करीब फायदा है। 11%, अगर 4% बैंक दे रहा है और 15% कर्जदार से ले रहा है, तो बीच का 11% बैंक का फायदा है। तो बैंक मुख्यतः कहाँ से कमाता है? इसी से कमाता है, ऋण, ब्याज, मुद्रा से कमाता है। ठीक है, अब स्वयं सहायता समूह कहाँ से ऋण प्राप्त करते हैं? स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ से ऋण प्राप्त करता है? ये कुछ गांव के कुछ चुने हुए लोग जो होते हैं, अपने मिलकर कुछ व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और कोई काम शुरू करते हैं। तो उसके लिए वो ब्याज कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो बैंकों से प्राप्त करेंगे। ठीक है, कहाँ से? बैंक से। इन लोगों से भी ले सकते हैं, लेकिन इन लोग के पास लेने से जो ब्याज का राशि होता है बहुत ज्यादा होता है, तो ये इनको उतना फायदा नहीं होगा। जो काम शुरू किए हैं, जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, किसी का भी काम शुरू किए हैं, तो इन लोगों से अगर लेते हैं पैसा, साहूकारों से, व्यापारियों से या महाजनों से, तो ब्याज का दर बहुत अधिक होगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो जिस मकसद के लिए शुरू किया गया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो पसंद करते हैं कि बैंकों से लोन लिया जाए। ठीक है, बैंकों और सहकारी समितियों के लिए जाने वाले ऋण को इनमें से क्या कहा जाता है? जो बैंक होते हैं और सहकारी समिति से जो ऋण लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहा जाएगा? औपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? जो बैंक से लेते हैं या सहकारी समिति से लेते हैं उसे औपचारिक ऋण कहा जाता है, और इन लोगों से जो लेते हैं, साहूकार से, व्यापारी से, महाजनों से लेते हैं, इसे अनौपचारिक ऋण कहा जाता है। ठीक है, एक और नाम भी है। ये सब जो है परंपरागत ऋण की अगर बात करें, परंपरागत साख की बात करें, तो उसमें ये आते हैं साहूकार, व्यापारी, महाजन। और गैर परंपरागत बोले यानी आधुनिक, तो वो बैंक होता है। ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमाकर। तो आप अगर लाइन बाय लाइन अगर बुक को पढ़ें तो ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, और आपके लिए भी बेहतर होगा कि जो मुद्रा साख चैप्टर है बुक को पूरा पढ़ ले आप। ठीक है, जिससे ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर किसान कब बैंक से ऋण लेते हैं? किसान जो होते हैं बैंक से ऋण कब लेते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ये आमतौर पर हमेशा नहीं, मुख्यतः इसी समय बैंक से ये लोग लोन लेते हैं किसान। वो कौन सा समय है? फसल की बुआई के समय, फसल की कटाई के समय, फसल की बिक्री के समय, इनमें से कोई नहीं। तो आमतौर पर किस पे लेना चाहते हैं वो? फसल की बुआई के समय। क्यों? क्योंकि उन्हें बीज चाहिए होता है, खाद चाहिए होता है, उर्वरक चाहिए होता है, बहुत सारे सामान चाहिए होते हैं, खेती के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स जरूरी हैं। तो इसीलिए किसान फसल की बुआई के समय ऋण लेते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को कौन समाप्त करती है? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? ऋण, मुद्रा, साख या कर्ज? ये होगा मुद्रा। क्यों होगा मुद्रा? क्योंकि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, आपके बुक में एक चित्र होगा, देखे होंगे, एक आदमी बोरा में जूता लेके खड़ा, चावल लेके खड़ा है, बैठा हुआ है, और एक जूता पकड़ा हुआ है। ये बोलता है मैं तुम्हारे जूते के लिए चावल दूंगा। जूता वाला बोलता है मुझे चावल नहीं चाहिए। तो फिर कैसे होगा लेन देन? तो ये आदमी जो है चावल वाला, वो ऐसा आदमी को खोजेगा जो इसको जूते के बदले में चावल लेने को तैयार हो। तो यही जो होता है ना, यही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है। मुझे ऐसा आदमी खोजना है जिसको मेरा सामान चाहिए और मुझे भी उसका सामान चाहिए। ये सेटिंग करना होता है। तो ये जहां पर सेटिंग होगा वहीं पर लेन देन हो पाता था। लेकिन मुद्रा के आविष्कार से ये समस्या खत्म हो गया। तो इसीलिए आवश्यकताओं के दोहरा संयोग को कौन समाप्त करता है? मुद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आजकल भारत में बैंक कितना प्रतिशत नकद रखते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंक जो जितना पैसा जमाकर्ता से लेते हैं वो क्या करते हैं? जमा करते हैं। बैंक जो जमाकर्ता से पैसा लेता है वो जमा करता है। इसका कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा होता है, कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और कुछ हिस्सा कर्जदार को देता है। सब कर्जदार को नहीं देता है वो। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या है? एक रेपुटेड संस्था है, ये डूब ना जाए। रिजर्व बैंक ध्यान रखती है कि बैंक डूब ना जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जमाकर्ता का पैसा होता है। तो रिजर्व बैंक इस पर ध्यान देती है। तो बैंक को बोलती है कि आप कुछ पैसा नकद के रूप में रखें, कुछ पैसा हमारे पास जमा रखिए। तो बैंक कितना प्रतिशत पैसा नकद के रूप में रखती है वो देखिए पूछा गया है। तो पहला है 10%, 15%, 20%, 25%। इसका उत्तर है 15%। ठीक है, तो इसी के साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चन और है, लगभग 20-25 क्वेश्चन और होगा जो मैंने नोट्स बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप उसे पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे आप लिख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप खुद भी मेहनत कीजिए, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आप खुद से बनाइए। ठीक है, और अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के बहुत सारे मैं वीडियोस देता रहूँगा, क्वेश्चंस भी आपको देता रहूँगा। और आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। धन्यवाद।